आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। दोस्तों, पिछले हफ्ते इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमने आपकी मुलाकात करवाई थी मनीषा कुलश्रेष्ठ से। हिंदी की सुपरिचित लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ का ताल्लुक राजस्थान से है। वो जोधपुर में जन्मी और कहानियों की दुनिया में उन्होंने अपनी एक अहम जगह बनाई है। कहानियों के अलावा उन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे हैं, शिगाफ, शाल भंजिका और पंचकन्या। उनके कहानी संग्रह हैं कठपुतलियाँ, बौनी होती परछाई और केयर ऑफ स्वात घाटी। वे हिंदी की लोकप्रिय वेबसाइट भी चलाती हैं, हिंदी नेस्ट। तो चलिए सुनते हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ से यूनुस खान की ये बातचीत। सुनिए बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। उपन्यास लिखने का सिलसिला उसके बाद शुरू हो गया, फिर तो आपके 3 उपन्यास आ चुके हैं। तो शाल भंजिका के बारे में बताइए। शाल भंजिका एक बहुत छोटा सा उपन्यास है, नॉवेला है बल्कि। तो ये एक फिल्म मेकर की कहानी है जो कि फ्लॉप होता जाता है, फिल्म बनाना छोड़ देता है, लेकिन उसका एक अतीत उसके साथ चलता है। उसकी पुरानी प्रेमिका है, उस पे वो एक फिल्म बनाना चाहता है, तो उसकी तलाश करता है उसके जैसी किसी लड़की की। तो वो उस तलाश की कहानी है। ये फिल्म मेकर आपकी कल्पना में या आपके यथार्थ में कहाँ से टकरा गया था आपको? यथार्थ में ही टकराया था। दरअसल फिल्म मेकर नहीं, एक उपन्यासकार की तलाश ही थी। उस तरह से थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ आप बिल्कुल हूबहू तो लिख नहीं सकते, तो कहीं एक कल्पना कहीं सत्य। ये मेरी मुठभेड़ थी। अब पंचकन्या के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत चर्चित उपन्यास है जो पिछले दिनों आया है, इसके बारे में बताइए, ये कहाँ से शुरू हुआ? पंचकन्या दरअसल एक IAS ऑफिसर रहे हैं, प्रदीप भट्टाचार्य। तो उनका ये एक लंबा लेख था पंचकन्या पर। तो जब मैंने वो पढ़ा अंग्रेजी में और मुझे लगा मैं इसका अनुवाद करूं, मैंने हिंदी में उसका अनुवाद किया। तब मुझे लगा था कि ये पंचकन्याएं केवल पुराणों में नहीं है, आज भी इस संसार में इस समय में ये पंचकन्याएं हैं। और जब हमारे यहाँ विदेशी स्त्री विमर्श आया तो इसका बिल्कुल भारतीयकरण ना बहुत अजीब तरीके से हुआ कि शुचिता के साथ में आपको मतलब फेमिनिज्म और आजादी चाहिए, मतलब भारतीय शुचिता हो और आजादी भी हो। तो मुझे असंभव सा लगा। मुझे लगा कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में ना हमारा अपना विमर्श होगा, अपना स्त्री की ताकत, उसका अपना विमर्श जरूर होगा। तो मेरे को पंचकन्या याद आई। तो फिर मुझे लगा कि हमारी स्त्री और हमारी आजादी और हमारी तरह से, जैसे कि सिमोन द बोवार का जो फेमिनिज्म है वो हमारे अनुकूल नहीं है। हम स्त्रियां, जो भारतीय स्त्रियां उत्सव प्रिय हैं, हम नाचना भी चाहती हैं, हम मांसल भी हैं, हम पुरुष नहीं हो सकते, मतलब मर्दवाद का चोला ओढ़ के इस फेमिनिज्म को नहीं अपना सकते। तो उसके विरोध में मैंने फिर पंचकन्या में लिखा। और ये संसार आज भी है जहाँ पे ऐसी स्त्रियां हैं जिनकी आजादी एक अलग तरह की है, उनकी स्त्री होने में उनकी आजादी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्त्री की आजादी स्त्री होने में है। कहीं आपको ये जोखिम नहीं लगा कि जो वेस्ट वाला जो स्त्री विमर्श है, जिसमें एक अलग तरह की आजादी की मांग की जाती है, पुरुष के समकक्ष, पुरुष जैसा होकर आजाद होने की मांग की जाती है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको उस पूरे विमर्श की ताकतें जो हैं वो आपका विरोध करेंगी, आपको अपनी चर्चा से बेदखल करने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल ऐसा लगा, बल्कि हुआ भी। लोगों ने कहा भी कि मतलब अगर आप द्रौपदी और कुंती और अहिल्या और तारा और मंदोदरी की बात करते हैं तो इनका तो शमन भी हुआ। तो शमन तो हर स्त्री का होता है, चाहे अब सिमोन द बोवार भी लें, तो जब वो सार्त्र के साथ थी तो भी वो कहीं ना कहीं इमोशनली और ऐसे आहत होती थी जब सार्त्र की और प्रेमिकाएं होती थी या सार्त्र उनसे छिटक जाते थे। तो ये शमन वहां भी था। अगर आप लिखते भी हैं या आप आजादी की बात भी करते हैं तो एक हल्का शमन रहता है, लेकिन उस शमन को भी, उसका विरोध करते हुए अगर खड़ी रही कुंती या द्रौपदी या मंदोदरी, यानी कि उन्हें कन्या इसीलिए कहा गया ना कि उनके एक से अधिक पुरुषों से संबंध रहे, फिर 5 स्त्रियों को कन्या क्यों कहा गया? सबसे बड़ी बात ये है, वो इसीलिए कहा गया कि पति और बहुपति होते हुए भी उन्होंने अपना कन्या तत्व बचा के रखा, स्त्री होना बचा के रखा, उनकी शैडो में नहीं रही।
हाँ, जहाँ भी उन्होंने अपने साथ उन्होंने कहीं समझौता किया तो वो देश के लिए किया या संतान के लिए किया। मनीषा, अब मुझे ये बताइए कि एक लेखक के रूप में किस तरह का संघर्ष होता है अपने लिए कथानक चुनने का और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लिखने के कोने ढूंढने का? कथानक चुनने का तो बहुत संघर्ष मेरे साथ होता नहीं है, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा मेरे पास विविधता है। उस विविधता की वजह मेरी यायावरी है, क्योंकि जैसे कि मैं एक वायुसेना अधिकारी की पत्नी हूँ, तो यायावरी मेरे हिस्से में आई है। यहाँ मैं रोकना चाहूंगा, मैं अपने हाँ, श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि इस वक्त जब मैं आपसे फोन पर बात कर रहा हूँ, आप हासीमारा में हैं, तो यायावरी जो है वो कहीं ना कहीं कथानक चुनने में काम आती है। बिल्कुल ही। बचपन भी मेरा यायावरी में बीता, क्योंकि माता पिता भी ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो राजस्थान के कोने 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 घूमी हूँ मैं। और जैसे कि कुछ लोगों को शौक होता है कि हर जगह कहानी ढूंढ लेने का, कथानकों का मेरे पास अकाल नहीं रहा, लेकिन उस कथानक को कहानी बनाने की जो जद्दोजहद होती है, एक आरंभ की और एक अंत की, वो लंबी चलती है, उसमें नींद उड़ जाती है। आपने बताया आपकी 2 बेटियां भी हैं और उम्र का काफी सारा वक्त जो है जाहिर है व्यक्ति अपनी संतानों को देता है। परिवार की जिम्मेदारियों ने लिखने पर क्या कभी कुछ असर डाला था? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कभी नहीं, क्योंकि मेरी बेटियां जब स्कूल जाने लगी थी तब मैंने लिखना शुरू किया था, और वो जानती थी कि अच्छा हाँ अब मम्मी कहानी लिख रही है, तो वो उनको पता था कि अब हमारा टाइम टीवी देखने का या खेलने जाने का। और मेरे पतिदेव अंशु बहुत सहयोग करते हैं, तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा। जैसे भी मुझे बाहर भी जाना है, कभी राइटर्स इन रेजिडेंस या कहीं भी मुझे बाहर जाना होता है, तो मुझे उनका हमेशा सपोर्ट रहता है। अब तो बेटियां कॉलेज में आ गई हैं, तो पारिवारिक जिम्मेदारियों से मैं थोड़ा और मुक्त हो गई हूँ, और पहले भी कभी मुझे सहयोग हमेशा मिलता रहा बच्चों से और पति से, तो लेखन में कभी बाधा नहीं आई। आप सुन रही हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। एक एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी, उसकी जीवन साथी होने के कौन कौन से फायदे और नुकसान हैं एक लेखिका के लिए? फायदे ये है कि आप बहुत सारे तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के परिवेश में जाते हैं, और बहुत सारी घटनाओं से रूबरू होते हैं, और एक जीवन को जो मतलब हम फौजियों में जो एक तमन्ना रहती है कि हर पल को पूरी तरह जी लें, कल आने वाला पल न जाने हो कि न हो, तो वो जो एक फौजी एक मानसिकता है कि हर पल को जोश से जीना है, तो वो मुझे मिला, और वो जोश मुझे मिला हमेशा कि हर समय तरोताजा और हर समय फिट फॉर द फाइट रहने के लिए। वो मुझे एक अनुशासित रहने की आदत मिली, और बहुत सारे कथानक और परिवेश तो मिले ही। और नुकसान ये कि अपने जड़ विहीन होने का एक कहीं कसक रहती है। जैसे अभी हम दिल्ली में थे इतने दिन, तो मुझे बहुत सारे साहित्यिक गोष्ठियों और साहित्यिक समारोहों में शिरकत करने का अवसर मिलता था, पर जल्दी ही वहां से निकलना पड़ा, तो आप मिस करते हो वो स्थायित्व। धरती के उस छोर पर जहां मतलब जो बहुत ज्यादा जाना पहचाना नहीं है, या जहां वो शहरीकरण नहीं है, वहां रहते हुए कैसा महसूस होता है? आप खुद को कुदरत के और अपने नजदीक पाती हैं या मिस करती हैं? बिल्कुल, मैं कुदरत के नजदीक पाती हूँ, बल्कि मैं आराम से बैठ के सोच पाती हूँ, और बहुत सारी सुख सुविधाओं से दूर रह के ना प्रकृति की जो अपनी इनायतें हैं हमें, वो पास से दिखती कि क्या हमें इस विकास की जरूरत थी। बहुत सारा मंथन मनन होता है प्रकृति के सानिध्य में। तो अब ये बताएं कि आपकी कौन सी कहानी बहुत ही जल्दी लिख गई थी और किस कहानी ने आपको कई वर्षों तक परेशान किया? मेरी कहानी जो कठपुतलियां थी, संपादक के दबाव में वो 3 ही दिन में लिख गई थी। एक अनामा कहानी थी जिसका एक हिस्सा एक समय में लिखा गया, फिर मैंने उस कहानी को छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कहीं इसका दूसरा हिस्सा खोया हुआ है। तो दूसरा हिस्सा मुझे बहुत सालों बाद, 3-4 सालों बाद मिला, जब मैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए गई हुई थी, तो वहां मुझे उसका दूसरा हिस्सा मिला। उस कहानी में भी यही जिक्र आता है ना, परिक्रमा का और वो सारा। बिल्कुल। अब एक चीज जो लिखने वाले व्यक्ति से, एक रचनात्मक व्यक्ति से जानने की तमन्ना हमेशा रहती है कि अब आपके 2 पक्ष हैं, एक लिखना है, एक कहीं ना कहीं नृत्य से जुड़ाव है। ये दोनों तो हम जानते हैं, इसके अलावा और कौन सी हॉबीज हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता? मेरी हॉबीज जो संगीत सुनना है, गार्डनिंग और बर्ड वॉचिंग। मेरे जो बड़े भाई हैं वो सालिम अली के जो असद रहमानी जी हैं उनके स्टूडेंट हैं,
चिड़ियों की खोज, चिड़ियाओं को देखना और बाइनोक्यूलर लेके सुबह सुबह निकल जाना जंगल में, वो मुझे बहुत प्रिय है। ये एक अलग पक्ष है जहां आप खुद को कुदरत से जोड़े रखने का एक तरीका पाती हैं। हाँ। मनीषा जी, संगीत का जिक्र आपने किया, किस तरह की चीजें सुनना आपको पसंद आता है? मुझे लाइट क्लासिकल सुनना पसंद है। जैसे मुझे आबिदा परवीन बहुत पसंद है, और जैसे राजस्थान की मांड गायकी वो मुझे पसंद है, और सूफी संगीत पसंद है, और बहुत क्लासिकल में जाऊं तो मुझे ध्रुपद पसंद है। बातचीत बहुत रोचक हो रही है, लेकिन यहाँ मैं एक इल्तिजा करना चाहूंगा, और वो ये कि आप अपनी किसी कहानी का अंश हमारे लिए पढ़ेंगी। जरूर से। मेरे सामने शाल भंजिका है अभी तो तो मैं शाल भंजिका का एक अंश पढ़ देती हूँ। उसमें उस फिल्म मेकर का एक छोटी सी पीड़ा है, वो मैं लिख रही हूँ। क्यों गया था मैं पुराने फ्रेम पर चिड़िया की तरह चोंच मारने, उन दिनों वाली मेरे भीतर की वह विकल चिड़िया मैं देख पा रहा था। पद्मा, उन दिनों तुम्हारे ऐश्वर्यशाली गुआड़ी की दीवारों में पड़ती दरारें, दिन रात महकने वाली रसोई के जाले, साटन के पर्दों के उड़ते रंग, मैं हर शाम अपनी छत पर चढ़ा हुआ देखा करता दिनों का बदलना। गठिया से बेहाल काका, तुम्हारा और नीलिमा के आए दिन बाहर के शो, रात को मैं चुपचाप देखता, सुनता मोहल्ले की सरगोशी, डरता था। दीप्तिहीन हो गई थी नीलू, तुम जब साथ हाथ पकड़े निकलती थी शो के लिए दबे पांव, मोहल्ले के नीम और पीपल की छाया में रोशनी से खुद को और उसे बचाकर मैं तुरंत अपना लैंप बुझा देता था। मगर कोई था जो समूचे क्षितिज पर बिखेर देता था सितारों का घना झुंड। मैं जान जाता था, क्योंकि तुम लौटती थी अक्सर मेरी नींद से उचाट आधी रात बीतने के बाद, और बगल वाले घर में एक उनींदी सुबह चहलकदमी से भर जाती। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं सबको उबारने की जगह डुबो रही थी। वह दलदल था और तुम धंस रही थी पद्मा। अब चलते चलते एक जरूरी सवाल ये है कि इन दिनों क्या लिखा जा रहा है? इन दिनों मैं कुछ कहानियों पे काम करने से पहले मैं बाणभट्ट की आत्मकथा का पुनर्पाठ की तरह एक छोटा से नोट लिख रही हूँ। कहानी बनने है जिसको मैं जल्दी ही लिखूंगी। बहुत अच्छा लगा, कुछ बातें हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया यूनुस। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ से यूनुस खान की ये बातचीत। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है विजय दीपक छिब्बर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इनसे मिलिए